हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े आयोगसी एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 के एग्जाम को लेकर, जो कि 16 फरवरी को एक्सपेक्टेड है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आयोगसी एमपीपीएससी आप सभी के लिए लेकर आया है टारगेट एमपीपीएससी 2025 के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें हम सभी 40 टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं आप सभी को। और इस 40 टेस्ट के पहले हम लोग 2024 का जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी का, इस 2024 के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2024 को लेकर के। उसका हम पैटर्न देखने वाले हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन अगली आने वाली एग्जाम में संभावित है, यानी जो 16 फरवरी को एग्जाम होने वाली है उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम को लेकर के। तो इसी को स्टार्ट करने वाले हम लोग। मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या हुआ था, जैसे संविधान लागू हुआ, अब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी इन दोनों के बीच में टकराव स्टार्ट हो गए, क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए है और डीपीएसपी, जिनको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहते हैं, ये राज्य के दायित्व है लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए। अब इसी के तहत मद्रास सरकार ने धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया। यहां पर चंपाकम दोराईराजन नाम की एक लेडी थी, महिला थी, जिनका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। ये इस मामले के खिलाफ गई फिर हाई कोर्ट के बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इसमें इन्होंने चैलेंज किया कि आर्टिकल 15(1) ये क्या कहता है? ये कहता है समानता की बात करता है, धर्म, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मद्रास सरकार ने यहां पर धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण देकर भेदभाव कर दिया। आरक्षण आर्टिकल 15(1) के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले में अपना फैसला सुनाया कि जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है। इस आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो मद्रास राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा था कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इसी मामले के तहत फिर इसी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसको पलटने के लिए फिर अगेन संसद ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन कर दिया। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में कर दिया, 1951 में, और आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया, अनुच्छेद 15(4), और इसमें कह दिया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संसद या सरकार या राज्य जो है वो आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो यहां पर संसद ने अपनी सुप्रीमेसी पहले से ही संविधान संशोधन के द्वारा स्टार्ट कर दी। और इसी के बाद फिर एक तरफ संसद और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों के बीच में टकराव स्टार्ट हो गया। मद्रास के बाद फिर कई सारे मामले आएंगे, शंकरी प्रसाद वाला मामला आएगा, सज्जन सिंह वाला मामला आएगा। फिर अगला जो मामला आएगा गोलकनाथ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि संसद जो है वो संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया। इसको सबसे मतलब हिस्टोरिकल जजमेंट माना जाता है। इसमें इन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बस उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मिनर्वा मिल्स वाला मामला, इसमें कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर मौलिक अधिकारों की व्यापकता घोषणा की थी मद्रास राज्य में। इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो प्राथमिक है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सेकेंडरी है, यानी सब्सिडरी है, द्वितीयक है। मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावी है, इसी वाले में कहा गया था। और मिनर्वा मिल्स वाले में कहा गया था कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये भी ध्यान रखना। केशवानंद भारती वाले मामले में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस वाले मामले में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। चारों के चारों जजमेंट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां आपको सबसे पहले पॉइंट करना चाहिए सही नहीं है के ऊपर। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत है, मतलब ये वाला जो राइट आंसर रहेगा, ये वाला आंसर गलत है।
मुख्य चुनाव आयुक्त विधि आयोग के द्वारा निर्णय नहीं होगा। यहां पर कभी भी निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है, बहुमत यानी मेजोरिटी के आधार पर। आप सभी जानते हैं जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक 3 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। अब इन 3 सदस्यों में फैसला जो है वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो यही क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए आएगा। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल सही है, दोनों के पास शक्तियां समान है आयुक्तों के पास में। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है, बिल्कुल सही है ये वाला भी, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इस वाले ऑप्शन में है, तो सही नहीं कथन है, विधि आयोग के द्वारा नहीं, यहाँ पर निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। अगला देखिए, अगर संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ये भी थोड़ा सा बोल सकते हैं हम लोग, थोड़ा टफ कैटेगरी में आ गया थोड़ा सा, हालांकि मॉडरेट लेवल में हम इसको काउंट कर सकते हैं। आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता। सबसे पहले अगर बात करें हम, संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होता है। आर्टिकल 368 जो है वो हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है और इसमें इसके 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है, एक विशेष बहुमत से और एक आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन के द्वारा। ये 2 प्रकार से होता है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए, तो ये वाले संशोधन की आवश्यकता है जब भी कोई संघीय ढांचे में परिवर्तन होता है। संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर में जब भी कोई परिवर्तन होगा, तो फेडरल स्ट्रक्चर में परिवर्तन जो है वो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के द्वारा ही होता है। अब संघीय ढांचा क्या होता है? संघीय ढांचा मतलब फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन, जहां पर भी 2 सरकारें आती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, अगर इन दोनों के बीच में शक्तियों को लेकर के कुछ चीजें देखने को मिल रही है हमें संविधान के द्वारा, तो वो कहलाती है संघीय ढांचा। सबसे आसान भाषा में, हालांकि थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन अलग है, लेकिन सबसे आसान यही रहेगा, जहां पर भी 2 सरकारों की बात हो रही है वहां पर संघीय ढांचे की बात चल रही है। तो यदि ऐसा संविधान संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर सीधे उन्होंने आर्टिकल्स के ऊपर भी मेंशन कर दिए, यानी क्वेश्चन जो है वो संविधान संशोधन से है, लेकिन इसमें आपको आर्टिकल के बारे में भी पता होना चाहिए। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो यहां पर सीधा केंद्र की बात चल रही है, तो ये तो कोई संघीय ढांचे में आएगा नहीं, तो यहां पर जो ये वाला ऑप्शन होगा ये इस वाले में आएगा, विशेष बहुमत में। यदि ऐसा संविधान संशोधन अनुच्छेद 239 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, 239 क यानी यहां पर ये कहना चाह रहा है 239 क कुछ यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों के सृजन की बात करता है। अब यहां पर केवल एक सरकार की बात चल रही है, तो ये भी इसी में आएगा। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243 क में कोई परिवर्तन करना चाहता हो, 243 क क्या कहता है? ये भाग 9 का हिस्सा है, इसमें ग्राम सभा पंचायतों के बारे में प्रावधान है। अगेन ये वाला इस वाले में आएगा। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 ए में कोई परिवर्तन करना चाहता है, अब 279 ए क्या कहता है? ये जीएसटी गठित करने के बारे में कहता है। अब जीएसटी जो है वो सेंट्रल का भी होता है और जीएसटी जो है ये स्टेट का भी होता है, यानी केंद्र का भी जीएसटी होता है और राज्य का भी जीएसटी होता है। अब यहां पर आ गई 2 सरकारें, और मैंने आपको बताया जब भी कोई संघीय ढांचे में परिवर्तन की बात होगी तो वो आएगा विधानमंडलों के अनुसमर्थन के द्वारा, यानी यहां पर आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर होगा डी। ये थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में आ गया क्वेश्चन, हल्का सा जो है मॉडरेट क्वेश्चन था, इसमें आवश्यकता थी आपको डीप नॉलेज की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट, अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया, और ये भी क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर है, यानी आपको आर्टिकल के बारे में 2 क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने देख लिए हैं। महाभियोग के बारे में हम अगर देखें, सबसे पहले आर्टिकल 63, तो ये तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 62 अनुच्छेद जो 62 है ये बताता है प्रेसिडेंट के अगर पद की रिक्ति होती है तो उस पद की रिक्ति को भरने का समय, यानी अगेन चुनाव के बारे में बता रहा है ये।
कब करवाना है? अनुच्छेद 61 जो है ये बताता है महाअभियोग के बारे में। इसका राइट आंसर आर्टिकल 61, और आर्टिकल 60 जो है ये शपथ के बारे में बताता है, जो ओथ ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम थोड़ी महाभियोग के बारे में बात करें तो महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। केवल और केवल संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग केवल राष्ट्रपति के ऊपर किया गया है। न्यायपालिका में न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। और इंपीचमेंट अगर बात करें, संसद के किसी भी सत्र में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पर भी स्टार्ट कर लो। केवल एक दो उसकी क्राइटेरिया है कि जिस भी सदन में स्टार्ट हो रहा है, सदन यानी चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो जिस भी सदन में स्टार्ट हो रहा है वहां पर सबसे पहले उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए उस आरोप के ऊपर, और साथ में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी। ये इसके लिए क्राइटेरिया है। और महाभियोग का आधार केवल एक ही हो सकता है, और वो है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण यानी संविधान का अतिक्रमण केवल एक आधार है, इसी आधार पर महाभियोग लग सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। फिर वो जिस भी सदन में स्टार्ट हुआ है उस सदन में फिर एक समिति गठित की जाएगी। समिति के बाद फिर राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा अपने पक्ष में तर्क रखने का। फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो फिर ये नेक्स्ट सदन में जाएगा। सपोज कीजिए लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा गया है तो लोकसभा के 1/4 सबसे पहले हस्ताक्षर करेंगे मेंबर, 14 दिन पहले सूचना देंगे, ये लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेंगे, लोकसभा अध्यक्ष उसको एक्सेप्ट करेंगे उस पत्र को, उस विधेयक को। फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, 2/3 मेंबर ने अगर उसको पास कर दिया फिर जाएगा ये राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी फिर उसके ऊपर वापस से चर्चा होगी और वोटिंग होगी अगेन। और अगर राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर्स ने इसको पास कर दिया तो उसी दिन से फिर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है, और अभी तक राष्ट्रपति के ऊपर भारत में कभी भी महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। तो महाभियोग अभी तक किसी के ऊपर भी नहीं लगा है भारत में। तो एक थोड़ा ये भी मॉडरेट लेवल पे माना जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुकी है एमपीपीएससी महाभियोग वाला, अनुच्छेद 61, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है प्रेसिडेंट में। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 देखिए, अगेन आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन फिर से है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अटॉर्नी जनरल किसको नियुक्त करेगा? तो ये भी एक सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। आर्टिकल 76 में सीधा इसके बारे में बताया गया है। 76(1) किसे नियुक्त करेगा? तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो, महान्यायवादी, और ये सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ से न्यायपालिका में पैरवी करता है। इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला है के.एम. मुंशी, ये भी हम पढ़ते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों के द्वारा इसको पढ़ा गया होगा। के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। किस समिति संबंधित है? तो लोक लेखा समिति, ये लोकसभा की स्थायी समिति होती है। लोकसभा की बोल रहा हूं मैं, लोकसभा की स्थायी समिति होती है ये, और ये राजस्व के ऊपर नियंत्रण रखती है। साथ में वर्ष में प्रतिवर्ष गठित की जाती है, और सबसे पुरानी समिति है ये लोकसभा की। संविधान प्रारूप समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। प्रारूप समिति या जिसको ड्राफ्टिंग कमिटी कहा जाता है, जिसमें 7 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और यह गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसका नाम था प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका मेन काम था संविधान का निर्माण करना। इसमें और दूसरे मेंबर भी थे, जैसे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा आयंगर, कृष्ण सादुल्ला आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, इसके अलावा अय्यर, इस प्रकार से और भी मेंबर्स थे। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान, इस प्रकार से 7 मेंबर थे इसमें। प्रस्तावना समिति इस प्रकार की कोई समिति नहीं है। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, ये पेश की गई थी सबसे पहली बार 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1946 संविधान सभा के समक्ष। तो ये तो कोई समिति नहीं है। हिंदू कोड बिल मसौदा समिति ये बनाई गई थी लोकसभा के द्वारा जब भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे, जब हमारा संविधान लागू हो चुका है और कानून मंत्री है अभी भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे B.N. राव, सर बेनेगल नरसिंह राव, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। हिंदू कोड बिल मसौदा समिति, इसमें हिंदुओं के जो अलग अलग कस्टम्स है या जो भी अलग अलग सिविल मामले हैं, उन सिविल मामलों को एक साथ मर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था।
भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? यह भी अगेन एक इजी क्वेश्चन है, टफ कैटेगरी में नहीं आएगा ये वाला भी। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो संघीय मंत्रिमंडल। अब आपको पता होना चाहिए मंत्रिमंडल यानी यहां पर अगर देखें हम इंग्लिश में यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल संविधान में एक ही बार हुआ है और वो भी अनुच्छेद 352 में। संविधान में वैसे मंत्री परिषद शब्द का इस्तेमाल प्रत्येक जगह पर, मतलब जहां पर भी हुआ है वह मंत्री परिषद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल एक ही जगह पर हुआ है और वो है आर्टिकल 352। और ये भी जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 को बोला जाता है राष्ट्रीय आपात। 3 प्रकार के आपात होते हैं हमारे संविधान के अनुसार, एक राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय आपात जिसका दुरुपयोग किया गया था, इमरजेंसी आप लोगों ने सुना होगा 1975 इमरजेंसी का, तो उसका दुरुपयोग किया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री उस टाइम पर लिखा हुआ संविधान में कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल 3 आधारों पर लगा सकते हैं, युद्ध, एक बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन और एक आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस। इन 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जा सकता है। यह पहले था एड आंतरिक अशांति, इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसके द्वारा जोड़ दिया, इसकी जगह पर जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, इसकी जगह पर यह शब्द जोड़ दिया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री की सलाह पर लगा दी थी आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति को बोल करके। फिर बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है उसमें इन्होंने देखा कि ये लूप होल है संविधान का, तो उस लूप होल को दूर कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ दिया गया कैबिनेट शब्द, मंत्रिमंडल शब्द। और मंत्रिमंडल भी कौन सी? संघ की, यानी भारत सरकार की, यूनियन की, और उसकी लिखित सिफारिश पर आपको राइटिंग में देना पड़ेगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में था, टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला, हाँ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहां पर है? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, संस्थानों के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर है भोपाल। थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस का यूज करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का MPPSC है हालांकि, और इसमें मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो संस्थान है, हेडक्वार्टर्स हैं, वो भोपाल में ही है। इसकी स्थापना 2007 में होती है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। इसमें गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और पॉलिसी एनालिसिस के ऊपर ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। भोपाल इसका राइट आंसर रहेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार से राज्यों में महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 इसके बारे में प्रावधान करता है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन सही है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, बिल्कुल गलत है। इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल ही इसको हटा सकते हैं। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, राज्यपाल के प्रेजर पे डिपेंड रहते हैं ये। तो ये ऑप्शन गलत था, इसका राइट आंसर रहेगा ए। थोड़ा सा मॉडरेट मान सकते हैं इसको हम, कि पहले वाले में कंफ्यूज हो सकते थे लोग, दूसरे वाले में भी मंत्रिमंडल में राज्यपाल को काउंट कर सकते थे, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। लेकिन फिर भी एक इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो थे वो इजी की कैटेगरी में आएंगे। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। 11वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें टोटल 29 विषय हैं, टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आर्टिकल 243G से संबंधित है। आर्टिकल 243G में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है शक्तियों के बारे में। 12वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और ये संबंधित है नगर पालिकाओं से, यानी जो अर्बन बॉडीज हैं उनसे संबंधित है। और इसमें टोटल 18 विषय हैं। तो यहां पर अगर पंचायतों की जगह नगर पालिकाएं आती तो इसका आंसर 12वीं अनुसूची होता, लेकिन चूंकि पंचायतें क्वेश्चन में है इसलिए इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, जिसमें
3 सूचियां हैं, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। इसमें 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर था 11वीं अनुसूची ए, जो कि एक इजी क्वेश्चन अगेन था ये वाला क्वेश्चन जो है 82 नंबर का वर्ष, ये ए सेट है। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया है? आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 80 राज्यसभा में मनोनयन के बारे में बताता है कि 12 मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्यसभा में 12 लोग का मनोनयन हो सकता है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का भी काउंट कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें राज्यसभा यानी पॉलिटी आ गई है, इसलिए हम लोगों ने इसको पॉलिटी में ही काउंट कर लिया। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का है, क्योंकि करंट अफेयर 2024 का पूछा गया था ये। अब यहां पर ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था। गुलाम अली जो है ये नियुक्त हो चुके हैं 2022 में ही। इलैया राजा ये भी 2022 में नियुक्त हो चुके हैं, इसका आंसर नहीं है। सुधा मूर्ति इनको मार्च 2024 में लेटेस्ट जो है वो नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के 12वें मेंबर के रूप में। सतनाम सिंह संधू ये भी जनवरी 2024 में ही अपॉइंट हुए थे। तो लेटेस्ट में कौन है? लेटेस्ट में मार्च में सुधा मूर्ति। अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं, करंट अफेयर पे ध्यान देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता था, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। सुधा मूर्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी अगेन करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि लोकपाल है इसमें और ये पॉलिटी से संबंधित विधेयक देखने को मिलेगा हमें, इसलिए हमने इसको पॉलिटी में भी इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का माना जा सकता है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 में पास हुआ था। अगर हम देखें करंट में कौन है इसका राइट आंसर, तो श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर इसका राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है, इसमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे और साथ में 8 सदस्य होंगे। इस 8 सदस्यों में से 4 जो है वो न्यायिक क्षेत्र से होंगे और 4 जो है वो अदर क्षेत्र से होंगे। और इन 4 क्षेत्रों में महिलाएं और इसके साथ में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके भी मेंबर्स जो हैं, अल्पसंख्यक, इनके मेंबर भी इसमें आएंगे। आधे मेंबर जो है इनके होना चाहिए। पहले जो लोकपाल के रूप में नियुक्त होते हैं 2019 में, वो थे पिनाकी चंद्र घोष। अगर पहला पूछा जाता भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष राइट आंसर रहता। लेकिन पूछा गया है वर्ष 2024 में किसे नियुक्त किया गया है? श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। और इनका कार्यकाल कितना होता है लोकपाल का? लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष की आयु पूरी कर ले वो, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 70 वर्ष की वो आयु पूरी कर ले। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो रिटायर हो जाएंगे। तो 5 वर्ष की अपने कार्यकाल और 70 वर्ष की आयु, ये इनका कार्यकाल होगा, पदावधि होगी लोकपाल के रूप में, लोकपाल की। इस प्रकार अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे पॉलिटी के। अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे। इसके अलावा जो डीप में थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पहला ही क्वेश्चन जो था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है, लेकिन अगर आपने मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स अगर वगैरह पढ़े हैं तो आपके लिए इजी क्वेश्चन था। चुनाव आयोग ये भी इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन जो थे वो इजी की कैटेगरी में ज्यादा थे, टफ जो थे वो 1-2 क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टफ मान सकते हैं हम लोग। अगर आपको संविधान संशोधन सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें किस प्रकार से संविधान संशोधन किस आर्टिकल में होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस था। आई होप कि आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आयोगसी एमपीपीएससी का चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।